नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो के साथ हम बात करने वाले हैं रीट 2022 संबंधी हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इस चैनल पर नियमित रूप से हम टेस्ट सीरीज लेकर चल रहे हैं हिंदी की, जिसमें व्याकरण और शिक्षण वीडियो के प्रश्न सम्मिलित हैं। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नई पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, आज की सीरीज का पहला प्रश्न क्या है। सद्भावना का संधि विच्छेद होगा। एक शब्द दिया है सद्भावना, इसका पूछा संधि विच्छेद क्या होगा। सधन भावना, सहधन द भावना, या फिर सतधन भावना, या फिर सतधन भावना। तो देखो, सद्भावना क्या होगा, सतधन भावना। क्या होगा, सतधन भावना। द का क्या बनेगा, तय। किसी भी तीसरे वर्ग का क्या बनेगा, पहला वर्ग बनेगा, पहला वर्ण। तो हमारा यहाँ पर होगा सतधन भावना, संधि होगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। और सतधन भावना इसका संधि विच्छेद होगा। अब देखो, प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है। तो अधिपति, अध्यार, अधिभार, या फिर अधिक। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा अधिक। अधिक में अधि उपसर्ग नहीं है। बाकी में देखो, अधिपति में क्या है, अधि उपसर्ग है और पति मूल पद शब्द है। अगले पे देखो, अध्यार में क्या होगा, अधि धन आहार, इसमें यण संधि है और ये का क्या बनेगा, ई धन ये में टूटेगी और अधि हमारा उपसर्ग यहाँ पर निकलेगा। नेक्स्ट देखो, अधिभार में अधि उपसर्ग है, भार मूल शब्द है, पर अधिक में कोई अधि उपसर्ग नहीं है, कोई उपसर्ग नहीं है। तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो, पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इये, निये, या फिर अनिये, या फिर ये। तो साथियों देखो, पूजनीय में क्या होगा, मूल शब्द क्या होगा, पूजा धन अनिये, पूजा धन अनिये, और क्या बनेगा इसका, पूजनीय बनेगा। क्या बनेगा, पूजनीय। तो इसमें अनिये प्रत्यय साथियों, कौन सा प्रत्यय है, अनिये प्रत्यय। नेक्स्ट प्रश्न देखो, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन दिया, जिसमें द्वंद्व समास नहीं है वो बताना है। तो साथियों, सबसे पहले हम समझो द्वंद्व समास क्या होता है। या तो एक दूसरे का विलोम होता है, क्या होता है, विलोम होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अपने खुद के जिस जो शब्द है उसकी खुद की प्रधानता होती है। तो देखो, कपड़े लत्ते, तो इसे क्या बनेगा, समास विग्रह कपड़े और लत्ते। पान तंबाकू, तो क्या होगा, पान और तंबाकू। राग या विराग, देखो या तो इसमें या आएगा या फिर और आएगा कारक चिन्ह। और देखो, इसमें क्या होगा कि एक दूसरे के विलोम मिलेंगे और या फिर दोनों पदों की आपस में प्रधानता होगी। पर देखो, घर घर, क्या साथियों, घर घर, यहाँ पर शब्द उसी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमारा यहाँ पर शब्द होगा, समास होगा अव्ययभाव समास। कौन सा होगा, अव्ययभाव समास। घर के बाद घर, आने वाला घर। तो जैसे दिन प्रतिदिन, इस प्रकार क्या होगा, इसमें अव्ययभाव समास हम मानते हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अपनापन, परायापन, समता, या नैतिकता। 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें देखो, सर्वनाम क्या पूछा है, पहले सर्वनाम शब्द होगा, फिर उससे हमें बनानी है भाववाचक संज्ञा। तो साथियों, राइट आंसर होगा अपनापन। क्योंकि देखो, अपना, अपना क्या है, यहाँ पर सर्वनाम शब्द है और ये निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम शब्द है, निजवाचक सर्वनाम शब्द है। इसमें क्या, पन प्रत्यय ऐड करेंगे, क्या जोड़ेंगे, पन प्रत्यय जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा, अपनापन। और अपनापन यहाँ क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। अपनापन भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, जिसमें अपने भाव प्रकट होते हैं, सिर्फ मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो देखो, अपनापन, हम किसी के अंदर अपनापन देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और जहाँ पर महसूस किया जाता है वहाँ पर संज्ञा कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा। तो हमारा यहाँ पर पहला विकल्प बिल्कुल राइट मानेंगे, अपनापन। अपना निजवाचक सर्वनाम शब्द है और अपनापन क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। प्रश्न नंबर 6 देखो, देव संज्ञा शब्द का विशेषण है। देव है, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इसका बनाना है विशेषण। विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताता है। तो देखो, इसका राइट आंसर क्या होगा, देवीय होगा। क्या होगा साथियों, देवीय। कि देखो, उसमें उस इंसान में देवीय गुण है, देवीय गुण है, मतलब यहाँ पर गुणों की विशेषता है कि गुण कैसे हैं, राक्षस गुण है या फिर देवीय गुण है। तो मतलब देवीय गुण है। तो पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल राइट मानेंगे। अब देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। निम्न में से सकर्मक क्रिया चुनिए। हमें बतानी है सकर्मक क्रिया, मतलब जिस क्रिया में सकर्म पाया जाता है
वो क्रिया होती है हमारी सकर्मक। देखो, रमेश देर तक सोता है, गगन आम खाता है, गीता हंस रही है, पक्षी उड़ रहे हैं। तो देखो, जब भी सकर्मक क्रिया का पता करना हो तो हम क्या या फिर किसको ये लगाकर प्रश्न करते हैं। अगर हमारा उत्तर निकल कर आता है तो वहाँ पर हमारी सकर्मक क्रिया हम मानते हैं। तो देखो, पहले करते हैं रमेश देर तक सोता है। तो रमेश क्या देर तक सोता है, उत्तर नहीं निकलेगा। पर देखो, रमेश देर तक किसको सोता है, तो भी उत्तर नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, गगन आम खाता है, गगन क्या खाता है, उत्तर आएगा आम खाता है। गगन किसको खाता है, तो देखो एक उत्तर जरूर आएगा, गगन क्या खाता है, गगन आम खाता है। तो इसमें क्या कर्म है, कर्ता ने कर्म को मतलब गगन आम को खाता है, सीधी सी बात यही है। तो हमारा यहाँ पर कर्म है, इसलिए इसमें क्या होगा, हमारा इसमें सकर्मक क्रिया होगी। बाकी में कौन सी अकर्मक क्रिया है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। सदाचारी का विलोम शब्द क्या होगा। शब्द दिया है सदाचारी, इसका बताना विलोम शब्द। दुराचारी, पाखंडी, भ्रष्टाचारी या दुष्टाचारी। तो सदाचारी जिसके आचरण अच्छा हो, जिसमें सदाचारी मतलब जिसके आचरण अच्छा हो, और दुराचारी जिसके दुष्ट आचरण हो। तो क्या होगा सर, दुराचारी। सदाचारी का विलोम क्या होता है साथियों, दुराचारी। तो पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही मानेंगे। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। तट का प्राय है, तट है इसका पर्यायवाची क्या होगा साथियों, कुल, किनारा, तीर या फिर सभी। तो देखो, तट का समानार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं तट के, देखो कगार, कुल, किनारा, साहिल, ये सारे क्या है, तट के समानार्थी हैं। देखो, कुल भी तट का है, किनारा भी, तीर और सभी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, सभी। ये तट के कगार, कुल, साहिल, किनारा, तीर, ये सारे क्या है, तट के प्राय हैं। तो चौथा विकल्प सही मानेंगे। अब देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। विद्वान शब्द ये पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द बताना है। विदित्री, मनीषा, विद्वानी या फिर विदुषी। तो साथियों, विद्वान का विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, विदुषी होता है। क्या होता है, विदुषी। ये क्या स्त्रीलिंग शब्द है। आइए बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 11 की। किस कर्म में तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द कौन से होते साथियों, जो संस्कृत भाषा में हिंदी में आए और जिनमें बदलाव हो गया। देखो, चितेरा, चैवरण। देखो, चैवरण नहीं, यहाँ पर श्रवण है, स्वर्ण मतलब सोने के लिए। देखो, थोड़ा सी प्रश्न में देखो थोड़ा मिस्टेक है, चैवरण नहीं क्या साथियों, यहाँ पर स्वर्ण है। देखो, चितेरा, स्वर्ण, छा या फिर कुआं। देखो साथियों, चितेरा है, ये क्या है, तद्भव शब्द है, इसको तत्सम क्या बनेगा, चित्रकार बनेगा। क्या बनेगा, चित्रकार। स्वर्ण क्या होगा, इसका होगा सोना। क्या बनेगा, सोना बनेगा। छा का क्या बनेगा, छाया। और कुआं का क्या बनेगा साथियों, कूप। हमें पूछा तद्भव शब्द नहीं है, चित्रा क्या है, ये तद्भव है। स्वर्ण का क्या होता साथियों, तद्भव सोना होता। तो हमारा यहाँ पर दूसरा विकल्प हम सही मानेंगे। जबकि छा क्या है, ये तद्भव शब्द है। कुआं क्या है, ये तद्भव है। कुआं है ये तद्भव, इसका क्या बनेगा, कूप बनेगा तत्सम शब्द। छा का क्या बनेगा, छाया बनेगा तत्सम शब्द। जबकि स्वर्ण क्या है, ये तो तत्सम शब्द है, हमें यही पूछा है। और स्वर्ण क्या होता है, सोना होता है। और चितेरा क्या होता है साथियों, चित्रकार होता है, तत्सम शब्द। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही मानेंगे। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। छोटा बन जाने की योग कला। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, लघुता, लघुकाय, लघुतम या फिर लघिमा। तो ये छोटा बन जाने की योग कला, इसके लिए क्या होगा साथियों, एक शब्द लघुकाय। क्या होगा, लघुकाय। कि छोटा बन जाने की योग कला क्या कहलाएगी, लघुकाय। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही मानेंगे। अब देखिए, आइए हम बात करते हैं शिक्षण विधियों के प्रश्नों की। देखो, शिक्षण विधि का प्रश्न क्या है, पाठ्य पुस्तक कौन से सूत्र पर निर्मित नहीं रहती है। हमें यह पूछा, जो पाठ्य पुस्तक है उस पर जो सूत्र हम काम नहीं लेते, वो निर्मित नहीं होती है। तो क्या होगा, स्थूल से सूक्ष्म, सरल से कठिन, सूक्ष्म से स्थूल या फिर ज्ञात से अज्ञात। तो साथियों देखो, ज्ञात से अज्ञात ये पाठ्य पुस्तक के नियम को फॉलो करता है कि बच्चे को हम क्या करते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाते हैं। कि पहले बच्चों को ये पता करते हैं कि उसको क्या ज्ञात है, फिर उसको धीरे धीरे हम अज्ञात चीज़ है उसके बारे में बताते हैं। तो ये तो बिल्कुल यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के नियम को लागू होता है। फिर देखो, स्थूल से
सूक्ष्म की ओर, पहले हम बच्चे को स्थायी चीज़ दिखाते हैं, उसके बाद हम अस्थायी चीज़ की ओर ले जाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर देखो सरल से कठिन, मतलब पहले बच्चों को सरल चीज़ है उसके बारे में बताते हैं, फिर धीरे धीरे उसको कठिनता की ओर लेके जाते हैं, तो ये बिल्कुल नियम लागू होता है। पर देखो सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये हमारा यहाँ पर पाठ्य पुस्तक नियम के सूत्र को लागू नहीं करता है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही मानेंगे। जबकि ये तीन क्या है, ये पाठ्य पुस्तक के नियम पर आधारित है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये सारे क्या पाठ्य पुस्तक के नियम है, पर स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये नियम बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखो 14 का, प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। प्राथमिक स्तर पर जब बच्चों को हम कहानी सुनाते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट विधि कौन सी है वो बताना है। प्रश्नोत्तर विधि, कक्षा विधि, चित्र विधि या फिर उपरोक्त सभी। तो देखो साथियों, प्रश्नोत्तर विधि है ये उच्च प्राथमिक स्तर पर ठीक रहती है, प्राथमिक स्तर पर नहीं। कक्षा विधि ये भी, पर देखो चित्र विधि है ये बच्चों के प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, कि बच्चों को पहले चित्र दिखाते हैं, जैसे शेर होता है उस पर शेर बना दिया, फिर उस प्रकार इधर कोई चित्र दिखा दिया, फिर उस चित्रों के माध्यम से उस कहानी को हम पूरी करते हैं, तो बच्चों को ये जल्दी समझ में आती है। तो क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर चित्र विधि उस कहानी शिक्षण की बेस्ट विधि मानी जाती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की, कविता शिक्षण की कौन सी विधि के भावानुभूति रसानुभूति नहीं होती है। मतलब जब हम कविता शिक्षण करवाते हैं तो भाव और रस अनुभूति नहीं होती है, कौन सी विधि होती है साथियों। खंडान्वी विधि, अभिनय विधि, अर्थबोध विधि, रसवाद विधि। तो साथियों अर्थबोध विधि, इसमें क्या होता है, भाव और रस की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि जब हम कविता शिक्षण करवाते हैं तो कविता के लय के साथ साथ हम क्या करते हैं, बीच बीच में हम अर्थ बताते हुए चलते हैं, जो सब कठिन शब्द आता है उसका हम अर्थ समझाते हैं, तो मतलब वहाँ पर भाव के रस क्या होते हैं, वहाँ पर खत्म हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे जो हम अनुभूति लेना चाहते हैं वो अनुभूति हमें बिल्कुल नहीं रहती है, क्योंकि बीच में कविता के साथ में हम अर्थ बताने में लग जाते हैं। तो हमारा बिल्कुल यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही मानेंगे। बाकी में देखो रसानुभूति होती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए। देखो उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है साथियों, इससे पहले होता है कि निदानात्मक शिक्षण। क्या होता है, निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण क्या होता है साथियों, कि हम बच्चे के बारे में जानते हैं कि उसमें किस विषय में किस प्रकार की कमजोरी है। ये जब किसी विषय वस्तु के बारे में हम कमजोरी के बारे में जानते हैं, वो तो होता है हमारा निदानात्मक कमजोर। पर ये जानने के बाद हम उसको फिर दूर करने की कोशिश करते हैं, वो होता है हमारा उपचारात्मक शिक्षण। अब देखो प्रश्न में क्या पूछा है, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए। वर्ष में 6 माह तक, जब तक छात्र की कमियों का पता ना चले, या फिर जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखो साथियों पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा देखो, जब तक छात्र की कमियों का पता ना चले, कि कमियों का पता ना चले मतलब बच्चा किस विषय में कहाँ तक कमज़ोर है, ये चीज़ें पता करते हैं, वो तो होता है हमारा निदानात्मक परीक्षण। कौन सा होता है, निदानात्मक परीक्षण। पर ये जानने के बाद जब बच्चे का हम पिछड़ापन दूर करते हैं तो वो कौन सा होता है, हमारा उपचारात्मक शिक्षण। कौन सा होता है, उपचारात्मक शिक्षण। तो साथियों हमारा बिल्कुल यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हम सही मानेंगे, कि जब तक बच्चे में पिछड़ापन दूर ना हो तब तक उपचारात्मक शिक्षण बच्चे को करना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब देखो बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 17 की, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है लिखित परीक्षा के माध्यम से, मौखिक परीक्षा के माध्यम से, या फिर दोनों। तो साथियों राइट आंसर क्या होगा, देखो 17 में बात करें तो हम 17 के प्रश्न की, भाषाई ज्ञान मतलब भाषा का ज्ञान का मूल्यांकन करना है, तो हम लिखित परीक्षा के माध्यम से भी कर सकते हैं और मौखिक परीक्षा के। बच्चे को भाषा का ज्ञान है उसके बारे में हम लिखवा भी सकते हैं और उससे मौखिक मतलब बातचीत के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब देखो बात करते हैं हम 18 के प्रश्न की, पाठ्य पुस्तक के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखो क्या होगा राइट आंसर, पाठ्य पुस्तक साधन है, पाठ्य पुस्तक साध्य है, या फिर पाठ्य पुस्तक साध्य व साधन दोनों है, या फिर सभी। तो साथियों जब भी ये सहायक सामग्रियाँ होती है सारी क्या होती है, साध्य न होकर साधन होती है, केवल मात्र क्या होती है, साधन होती है, न कि साध्य। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन हम सही मानेंगे, पाठ्य पुस्तक क्या यहाँ पर एक साधन होती है। बात करते हैं प्रश्न 19 की, भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत नहीं है। हमें जो सिद्धांत दिया वो भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है।
आवर्ती का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, शिक्षक केंद्रित सिद्धांत या फिर अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। तो साथियों आवर्ती का सिद्धांत है, ये भाषा शिक्षण सिद्धांत है कि बच्चों को जब सिखाते हैं तो सिखाई हुई चीज़ को हमें आवर्ती मतलब दोहराई जाती है। पहला ऑप्शन सही है। अभ्यास का सिद्धांत मतलब अभ्यास करवाया जाता है बार बार, ये भी लागू होता है। पर देखो शिक्षक केंद्रित कभी नहीं होता साथियों, छात्र केंद्रित होता है। क्या होता है? छात्र केंद्रित। तो हमारा तीसरा विकल्प हम यहाँ पे राइट मानेंगे। अभिप्रेरणा एवं अभिरुचि का सिद्धांत, ये भी बिल्कुल सही है। बच्चे में हम मोटिवेट करते हैं और साथ में जो पढ़ाए उसके बारे में हम रुचि भी उसमें उत्पन्न करते हैं। ये तीन क्या हमारे भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, पर तीसरा विकल्प ये भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ये छात्र केंद्रित होता है, न कि शिक्षक केंद्रित। अब देखो आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न, सतत और समग्र मूल्यांकन पर कब बल दिया गया? जो सतत एवं समग्र मूल्यांकन है इस पर कब बल दिया गया साथियों? 1985 में, 1986 में, 87 या फिर 80? तो साथियों यह था हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत समग्र सतत और समग्र मूल्यांकन पर बल दिया गया। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही मानेंगे। तो साथियों इस प्रकार ही हमारी आज की सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और जिस प्रश्न में आपको कहीं तकलीफ हो, मतलब जहाँ पे समझने में दिक्कत हो या फिर जिसका आंसर आपको दूसरा लगे, वहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद साथियों।